बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट हो रही है, लेकिन बैंक और फाइनेंस के स्टॉक्स कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं। अगर आप पिछले एक हफ्ते का कंपैरिजन करें तो निफ्टी 2.6% गिरा है, वहीं बैंक निफ्टी 5.4% गिरा है। वहीं अगर आप एक महीने का कंपैरिजन करें तो आप देखिए कि निफ्टी ने करीब 2.9% की गिरावट दिखाई, वहीं बैंक निफ्टी ने 6.14% की गिरावट दिखाई। तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से दुगने रफ्तार से गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। अब आप इस डेटा को देखिए, इसमें हमने पिछले कई दिनों से यानी कि 15 फरवरी से आज तक के प्राइस को कंपेयर किया है और इसमें हमने बैंकिंग और फाइनेंस के सारे स्टॉक्स को ऐड किया है। और आप देखिए, सिर्फ 3 स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, SBI लाइफ, चोला फाइनेंस और ICICI प्रूडेंशियल, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स नेगेटिव में हैं और 8-10% तक की गिरावट इसमें दिखा रहे हैं। अब मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं। अगर आप पिछले 3-4 दिनों का डेटा देखें तो इंश्योरेंस कंपनी के शेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। SBI लाइफ ने करीब 6.2% का रिटर्न दिया, वहीं HDFC लाइफ ने करीब 4% का रिटर्न दिया और ICICI प्रूडेंशियल ने 2% का रिटर्न दिया। ध्यान रहे कि ये गिरावट के माहौल में भी ये शेयर्स अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सडनली जो इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स में क्यों दिख रही है, ये भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, अब इस बारे में बात करते हैं कि जो बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। तो उसका जो नंबर 1 रीजन है वो है रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो अब जो है लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका हमारे बैंकिंग सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और RBI ने भी डेटा मंगाया है, वो डेटा को पढ़ेगा, समझेगा, एसेस करेगा और फिर ये क्या नई गाइडलाइंस आएंगी और क्या हमें इंस्ट्रक्शंस होंगी और RBI क्या एक्शन लेगा, इसके बारे में बताएगा। और इसने बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा एक जो है प्रेशर इसकी वजह से क्रिएट हुआ है। और क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, अब RBI क्या कदम उठाएगा मार्केट को ये नहीं पता है, इस वजह से थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ गई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि रशिया के साथ जो हमारा लेन देन होता है वो करीब $9.5 बिलियन का होता है और वो 26th रैंक होता है रशिया का हमारे साथ जो हम व्यापार करते हैं। और ज़्यादातर हम रशिया से को क्या एक्सपोर्ट करते हैं? हम टी और कॉफ़ी मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं। और हम क्या खरीदते हैं? तो अगर हम आर्म्स को छोड़ दें तो हम खाने पीने का तेल, स्पेशली सनफ्लावर ऑयल खरीदते हैं। तो अगर आप देखिए तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बैंक्स पर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कुछ बैंकों का जो है पैसा फंस सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसकी वजह से जो पैसे का लेन देन नहीं हो पाएगा हमारे बैंक्स में और रशिया के बैंक्स में, तो हमारे बैंकों का कुछ पैसा फंस सकता है। लेकिन इसका जो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो बड़े बैंक पर होगा, स्पेशली PSU बैंक्स पर होगा। लेकिन बाकी के बैंक्स और बाकी के फाइनेंस की सेक्टर की कंपनियां पे के शेयर क्यों गिर रहे हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो उसका जो एक मेन कारण है क्रूड प्राइस का बढ़ना। और दोस्तों, ये एक नया खतरा मार्केट के लिए पैदा कर रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रूड में लगातार गिरावट हो रही है और अब ये $100 से ऊपर चल रहा है, $110 के आसपास चल गया, जो कि 8 इयर्स का हाईएस्ट लेवल है क्रूड प्राइस के लिए। दोस्तों, क्रूड का बढ़ना किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो आप देखिए, $10 अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो हमारी GDP 0.2% पर का इम्पैक्ट उस पर होता है। और ऑलरेडी आप देखिए कि हमारा क्रूड जो 100 से बढ़ के 110 की तरफ पहुंच रहा है और साथ ही कई एनालिस्ट लोग का कहना है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये 125 को भी पार कर सकता है। और इसका कारण मैंने आपको बताया दोस्तों कि रशिया जो है एक ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और करीब वो यूरोप में 30% जो ऑयल बिकता है वो रशिया ही सप्लाई करता है। अब आपने उस पर सैंक्शंस लगा दिया तो एक ऑयल की एक स्कैरसिटी हो गई, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज हैं वो सारी कंपनी अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाती भी हैं तो उस गैप को कम नहीं कर पाएंगी। और जैसे ही सप्लाई कम होती है या डिमांड बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ते हैं और उसी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम्स में भी हम देखेंगे कि क्रूड का प्राइस बढ़ेगा। अब दोस्तों, मैंने ये पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्रूड जब बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट हर किसी पर पड़ेगा,
हमारे ऊपर भी पड़ेगा, कंपनीज के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज की जो उसके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगे, तो उनके मार्जिन्स पर इंपैक्ट होगा और जो उन कंपनीज में काम करते हैं उनकी सैलरीज भी उस तरीके से नहीं बढ़ेंगी। और बैंक और फाइनेंस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बैंक जो है कम लोन दे पाएंगे, क्योंकि कंपनी का जब बिजनेस ग्रोथ नहीं दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखेगा, तो वो ज्यादा लोन ले नहीं पाएंगे और लेना चाहेंगे भी तो बैंक उनको नहीं देगा। तो जब जब जीडीपी ग्रोथ पे खतरा होता है तो उसका सबसे पहला जो इंपैक्ट होता है बैंकिंग और फाइनेंस की कंपनीज पर ही होता है। एक और वजह जिसके कारण बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स प्रेशर में है वो है जीडीपी का डेटा। तो क्वार्टर 3 का जो जीडीपी डेटा आया है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड है, तो 5.4% का ग्रोथ दिखाया गया है, जबकि एक्सपेक्टेड था 5.9। तो आप देखिए ये तो वो टाइम था जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर एस्केलेट ही नहीं हुआ था, उस दौरान ही जब जीडीपी अपने टारगेट्स को नहीं मीट कर पा रहा है, अपने एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर पा रहा है, तो करंट सिचुएशन में जब क्रूड इतने तेजी से बढ़ रहा है तो आगे के टारगेट्स को कैसे मीट करेगा। तो इन सब कारणों से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी वजह से हमारी जो रिकवरी है उस पर एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कंसर्न जताया है कि ये जो रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी इसका इम्पैक्ट, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से जो है शिपिंग जो इंडस्ट्री है जिसके थ्रू ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है और वहाँ के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो एक्सपोर्ट्स आपके महंगे हो जाएंगे, आप उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे। तो इस सब का इम्पैक्ट हमारी कंपनीज पर पड़ेगा और कंपनीज पर पड़ेगा तो हमारे बैंक्स पर भी पड़ेगा। अब ये सारी सिचुएशन एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा कर रही है और कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि अब शायद LIC का IPO इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आएगा, उसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर तक। और सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है कि इसे सक्सेसफुल किया जाए और गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल टारगेट था कि मार्च में ही इसे क्लोज कर दिया जाएगा। और सरकार ने काफी अच्छी तैयारी करके रखी थी। उन्होंने करीब 50,000 करोड़ रुपीस RBI ने लिक्विडिटी सक कर ली थी मार्केट से ताकि उसे IPO में यूज किया जा सके। साथ ही ये भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि उस दौरान कोई भी बड़ा IPO ना आए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल रहे। म्यूचुअल फंड्स को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि आप कैश में रहें और म्यूचुअल फंड इस वक्त जो है करीब 30 to 35,000 करोड़ जो है कैश पर रखे हुए हैं। तो ये इतना बड़ा इशू है कि इसे इंस्टीट्यूशन ही इसकी नैया पार लगा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को कहकर इन्वेस्टमेंट इसमें कराया जा सकता है, लेकिन अगर FII इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और रिटेल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये इशू पार नहीं हो सकता है। ये जो ग्लोबल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो FIIs का इस वक्त इसमें इन्वेस्ट करने पर थोड़ा डाउट है। रिटेल ऑलरेडी पेसिमिस्टिक है, वो इस IPO को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसने देखा है कि पेटीएम के IPO का क्या हाल हुआ है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप भले ही इसमें इंटरेस्टेड ना हो, आप बेशक इस IPO में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन अगर आपका एक्सपोजर किसी म्यूचुअल फंड में है तो चांसेस ये है कि आपका पैसा इनडायरेक्टली इस IPO में जाएगा। तो अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके अच्छे चांस है कि ये ना हो। खास करके अगर मार्केट में रिकवरी नहीं होती है तो आप मान के चलिए कि ये IPO इस साल शायद ना आए। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो अभी भी होपफुल हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस IPO को इसी साल लाया जाए। तो दोस्तों आगे जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब देखिए जैसे ही ये मार्केट में खबर आई कि शायद ये IPO अब नहीं आएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके शेयर बढ़ने लगे। क्योंकि दोस्तों इस IPO की वजह से अगर आप देखिए तो पिछले करीब 2-3 हफ्तों से उनके शेयर्स प्रेशर में थे, क्योंकि काफ़ी पैसा इंस्टीट्यूशंस का उन प्राइवेट इंश्योरेंस से निकलकर या जो दूसरे छोटे इंश्योरेंस सेक्टर के कंपनीज हैं उनसे, उनके स्टॉक से निकलकर LIC के IPO में आता और इसी एंटिसिपेशन में उनके स्टॉक्स ऑलरेडी गिर रहे थे। अब वो खतरा कुछ हद तक टल रहा है तो उन जो दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स है उसमें हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है पिछले 3-4 दिनों में जब से ये खबर लीक हुई है। अब दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? दोस्तों
इसके बारे में मेरा व्यू आप सबको क्लियर है। मुझे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स पसंद नहीं है, खास करके अगर आप छोटे बैंक्स में अपना एक्सपोजर रख रहे हैं तो तुरंत आपको उससे निकल जाना चाहिए। अगर आप रखना ही चाहते हैं तो बड़े बैंक्स में ही एक्सपोजर रखिए, हालांकि मुझे वो भी नहीं पसंद है। और दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के कौन से स्टॉक्स मुझे पसंद है आप जानते हैं। मैंने काफी टाइम पहले आपसे गोल्ड लोन कंपनीज में इन्वेस्ट करने को कहा था, लेकिन आज के प्राइस पर इसे खरीदना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप पुराने उस लेवल को पे खरीदे और उसे होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यू टू होल्ड। इसके अलावा जो बाकी जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी ही आऊंगा एक और नए वीडियो के साथ।